बात को याद रखना। देखो एमटीपी को और हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, अबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अबॉर्शन, है ना। इंटेंशनली यानी कि सोच समझ के बच्चे को यूट्रस के अंदर मारना क्या कहलाता है, एमटीपी या अबॉर्शन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लगभग कितना हमने बात किया था बाबू, लगभग यानी नियरली लगभग कितना 45 से 50 मिलियन, 45 से 50 मिलियन एमटीपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, याद रखना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल होता है, याद रखना, हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, समझ बात। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना एमटीपी होता है, लगभग 45 से 50 मिलियन, है ना, 45 से 50 मिलियन एमटीपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। एमटीपीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन। सोच समझ के बच्चे को यूट्रस के अंदर मार देना, है ना, सोच समझ के बच्चे को यूट्रस के अंदर मार देना, यही क्या कहलाता है तुम्हारा, एमटीपी या अबॉर्शन कहलाता है। लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज किया, मतलब इसको कानून बनाया। क्या बनाया बाबू, कानून बनाया। कब, 1971 में। कब बनाया, 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एमटीपी को लीगलाइज किया, इसमें कानून बनाया। क्या कानून बनाया, इन्होंने क्या कहा कि जो तुम्हारा अबॉर्शन है यानी कि एमटीपी है वो कब तक सेफ है। सबसे पहला बात ये याद रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, याद है, ट्राइमेस्टर पढ़ाए थे, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये जो एमटीपी है वो सेफ है, यानी 3 महीने तक जो एमटीपी है वो क्या होता है, सेफ। 3 महीने के बाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था, बदलाव आया था, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट। पहला बात तो ये याद रखना कि 3 महीने तक क्या था बाबू, जो एमटीपी है वो सेफ है ना, 3 महीने तक सेफ है। लेकिन उसके बाद एक एक्ट आया जिसे हम लोग अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। और ये अमेंडमेंट एक्ट आया तुम्हारा 2017 में, मतलब कुछ बदलाव हुआ। और बदलाव क्या हुआ, ये मेरे बात को गौर से सुनना। इन्होंने क्या कहा कि 3 महीने से अगर ज्यादा हो जाए, समझ बात, और 6 महीने से कम है, 3 महीने से क्या हो, ज्यादा हो जाए और 6 महीने से कम है, उस वैसे केस में अगर एमटीपी कराना चाहते हैं तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। कितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है, 2। समझ बात। अगर कितने हो बाबू, 3 महीना से, है ना, 3 महीना से ज्यादा हो और 24 से क्या हो, 24 से क्या हो, 24 वीक, है ना, 24 वीक यानी कि तुम्हारा 6 मंथ, क्या हो गया, 6 मंथ। इससे क्या हो तुम्हारा कम हो, है ना, और 3 मंथ से क्या हो बाबू, ज्यादा हो, और 24 वीक यानी 6 मंथ से कम हो। इसमें अगर आप एमटीपी करवाना चाहते हैं तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट है ना, और वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ट्रू मेडिकल प्रैक्टिशनर का हमको क्या चाहिए भैया, रिक्वायरमेंट है। समझ में आ बात, कहानी समझ में आई कि नहीं आया, बिल्कुल कहानी के फॉर्म में समझा रहे। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म है। इंटेंशनली यानी सोच समझ के बच्चे को यूट्रस में मारना क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। इसी को हम लोग अबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अबॉर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका होता है। कितना बाबू, 45 से 50 मिलियन, है ना। लीगलाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में। कब, 1971 में इसके ऊपर कानून बनाया गया। क्यों बनाया गया था, क्योंकि देखो लोग क्या कर रहे थे, फीमेल फिटिसाइड का केस बढ़ा रहे थे, मतलब कि फीमेल बच्ची को मारना शुरू कर दिया था, समझ बात। तो उस पे कानून बनाया गया कि भाई नहीं मारना आपको, समझ बात। अगर आप मारते हैं फीमेल फिटिसाइड, मतलब ये एमटीपी क्यों किया, क्यों लाया गया एमटीपी, क्या था इसके पीछे का रीजन, इसको लाने का पीछे का रीजन क्या था कि मान लीजिए आपका जो बच्चा है चेक हुआ अल्ट्रासाउंड में या किसी भी मेथड से, और आपको दिख रहा है कि वो हैंडीकैप है, मतलब हाथ पैर नहीं है, या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम है, या फिर उस बच्चे के रहने से माँ को किसी तरह का प्रॉब्लम है, या फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे थे, ठीक है, और किसी इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे थे, किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे और वो फेल हो गया। आप बच्चा चाहते नहीं थे लेकिन हो गया है, बन गया है ना, एम्ब्रियो बन गया, तो आप नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद रह गया, तब उस केस में एमटीपी था, उस केस में एमटीपी कराना था। लेकिन लोग क्या करने लगे, फीमेल फिटिसाइड, यानी जब देख रहे थे भाई फीमेल बच्ची है तो भाई एमटीपी कराओ, है ना, अबॉर्शन कराओ, समझ गया बात। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया और इस पर सख्त कानून बनाया कि ऐसा आप नहीं करा सकते, अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, समझ गया बात, क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। 1971 में इन्होंने लीगलाइज किया, समझ गया बात, क्लियर है। फिर क्या कहा उन्होंने कि जो एमटीपी है वो कब तक सेफ है, बताओ कब तक सेफ है, 3 मंथ, शुरू के 3 मंथ तक एमटीपी जो है वो क्या है, सेफ है।
अगर 3 मंथ तक में आप एमटीपी करवाते हैं यानी अबॉर्शन कराते हैं तो उसमें आपको एक प्रैक्टिशनर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन 3 महीना से ज्यादा हो जाए और 24 महीने से कम, उसमें अगर आप एमटीपी कराते हैं तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है एकदम? कोई डाउट? एकदम क्लियर है पूरे तरीके से, समझ में आ गया? यही पूरा कहानी था तुम्हारा एमटीपी का। यहाँ पे जाके एमटीपी तुम्हारा समाप्त होता है। क्लियर है? एमटीपी याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहे हैं और 2023 में आया है तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये क्वेश्चन 2025 में आ जाए। समझा बात? तो उसके ऊपर में लिख दो कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो लगा दो। समझ में आया? तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अब दूसरा एक टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या उसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है सर? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या कह लो इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन क्या होता है पहले इसको समझिए। ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब कोई डिजीज मेल में से फीमेल में या फीमेल में से मेल में जाता है, समझ बात, उसी को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। फिर से सुनो, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सीधा बात समझो, ड्यूरिंग सेक्स मेल में से फीमेल में किसी डिजीज का जाना और फीमेल में से मेल में किसी डिजीज का जाना, या फिर मेल और फीमेल में कोई डिजीज नहीं था, सेक्स पे उसके वजह से डिजीज का हो जाना मेल में या फीमेल में, उसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम लोग किसे कहते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट तो कोई है कि इसका कई सारा नाम है और तुमको उस नाम को याद रखना है। इसे हम लोग और क्या कहते हैं? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है तुम्हारा एसटीडीज, इसे हम लोग एसटीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या कहते हैं बाबू? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। या इसे हम लोग और क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वेनरल डिजीज। याद रखना, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा वेनरल डिजीज किसे कहते हैं। क्वेश्चन यही से आएगा, हर साल ये इसी से आता है। वेनरल डिजीज भी इसी को कहते हैं। किसको बाबू? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को और हम लोग क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज। क्यों कहते हैं सर वेनरल डिजीज? क्योंकि बाबू ये जो डिजीज है वो सबसे पहले वेनरल रिसर्च लैबोरेटरी रिसर्च सेंटर था एक, वहां सबसे पहले इस डिजीज को देखा गया, इसलिए उसको नाम क्या रख दिया गया? वेनरल डिजीज नाम रख दिया गया। समझा बात? क्या नाम रख दिया गया? वेनरल डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वैसे डिजीज है जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में या उस दौरान जो बनते हो वैसे डिजीज को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहेंगे। एसटीडीज भी कह सकते हैं, एसटीआई भी कह सकते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। और इसी का क्या नाम है? एक और वेनरल डिजीज। क्या नाम है? वेनरल डिजीज। समझे बात? या इसे हम लोग और क्या कहते हैं? और हम लोग इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। या इसे हम लोग कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्या कहते हैं बाबू? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्यों कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज? क्योंकि जो हमारे गोनैड्स है, क्या है बाबू? गोनैड्स यानी सेक्सुअल ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो कहाँ रखे हुए? वो पेल्विक रीजन में रखे हुए। कहाँ रखे हुए हैं? पेल्विक रीजन में। ये सब पता है कहाँ रखे हुए? पेल्विक रीजन में। इसीलिए इसे हम लोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्लियर है एकदम? इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं। एकदम क्लियर है? इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कह सकते हैं। समझा बात? ये एक ही चीज का इतना सारा नाम है और इसी नाम पे क्वेश्चन आता है। समझे बात? सबसे ज्यादा चांस किसको होता है ये डिजीज होने का? सबसे ज्यादा चांस होता है ये डिजीज होने का 15 से 24 साल वाले उम्र में। सबसे ज्यादा चांस होता है कि इस उम्र में इस तरह का डिजीज आपको देखने को मिल जाए। समझे बात? क्यों होता है ये भी बताएंगे, क्यों होता है और कैसे आप बच सकते हैं इस डिजीज से, ये भी बताएंगे। तो सबसे ज्यादा चांस किसको होता है? 15 से 14।
15 से 24 है ना, सॉरी 15 से 24 साल वाले लोग में क्या होता है भाई, इस डिजीज के होने का चांस बहुत ज्यादा होता है ना। 15 से 24 साल वाले लोग में इस डिजीज का होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है एकदम। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, अर्ली सिम्टम्स मतलब शुरुआत में लक्षण क्या क्या है। जैसे कोई बीमारी होता है तो लक्षण दिखता है ना, चिकन पॉक्स होता है तो फलाना लक्षण से पहचानते हो, है ना। तो वैसे ही जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा तो लक्षण क्या क्या आएंगे, है ना। लक्षण क्या क्या आएंगे सर, तो लक्षण में यानी अर्ली सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स की अगर बात करें सर तो क्या क्या है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले ईचिंग। अब देखो तुम लोग, ईचिंग बहुत सारे केस में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईचिंग हुआ तो इसका मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ऐसा मतलब मत लेना, समझ बात। ईचिंग का केस बहुत हो सकता है, समझ में बात, ईचिंग का केस बहुत हो सकता है। दूसरा तुम्हारा क्या है बाबू, ईचिंग हो गया है ना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, है ना, वजाइना से फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, ये भी एक तुम्हारा सिम्टम्स का केस है, ठीक है। तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा है बाबू इन्फ्लामेशन आ जाना। किसमें क्या आ जाना, इन्फ्लामेशन। गोनैड्स में क्या आ जाना, सूजन आ जाना, यानी फूल जाना, है ना। गोनैड्स में क्या आ जाना, सूजन, स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लामेशन आ जाना, समझ में। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, फूल जाना, समझिए बात। ये सब सिम्टम्स है। चौथा क्या हो सकता है, पेन रहेगा। क्या रहेगा बाबू, पेन यानी कि दर्द रहेगा, समझिए बात, स्लाइटली पेन, पेन रहेगा यानी कि दर्द रहेगा। तो ये सब सिम्टम्स है, ये सब क्या है, सिम्टम्स। और तुमको हम बता देते हैं कि बहुत सारी चीज का बहुत सारा सिम्टम्स मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे देखो फीवर जो है वो हर केस में आएगा, मलेरिया में भी, टाइफाइड में भी, डेंगू में भी। तो सिम्टम्स जो है वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सिम्टम्स देख के तुम ये मत समझ लो कि हाँ भैया ऐसा मेरे में हो सकता है, समझ बात। अगर देखो एक कहानी है, एक हम स्टोरी सुनते हैं। एक इंसान को क्या बोला गया, मतलब बोला ना कि ईटा पे लिख के दिया था दवाई, है ना, और बोला था कि इस दवाई को खाना है, समझे बात। और वो क्या किया कि सोचा कि वही दवाई है, ईटा ही दवाई है, और उसने क्या किया कि उस ईटा ही को चूर के खा लिया और उसका तबीयत हो गई। तो सारा खेल ब्रेन का, सारा खेल किसका, इसका। आप कैसे सोच रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं, पूरा बॉडी इस पे है, सब कुछ इसका खेल है, ब्रेन का खेल है, सारा कुछ किसका खेल है, ब्रेन का। कभी कभी आप में किसी तरह का डिजीज ना भी होता है तो आप सोचने की वजह से भी आप में ये उग सकता है, मतलब हो सकता है, समझे बात। और कभी कभी केस में क्या होता है कि तुम्हारे में कुछ डिजीज था या फिर कुछ होने वाला था, लेकिन तुम पॉजिटिव रहे तो वो सफल, समझे बात। तो सारा केस किसका है, इसका। इसको सही रखो, सब बन गया, समझे बात। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का सिम्टम्स ईचिंग सर हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज, इन्फ्लेमेशन और स्लाइटली पेन, ये सब क्या हो सकता है, इसका सिम्टम्स हो सकता है। क्लियर है बाबू यहाँ तक। आगे इसका कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। देखो अगर इसके केस में क्या कराना पड़ सकता है, तुमको अबॉर्शन कराना पड़ सकता है। क्या कराना पड़ सकता है, अबॉर्शन। या फिर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो हो सकता है मरा हो, यानी स्टिल बर्थ हो। कैसा बर्थ हो भाई, स्टिल बर्थ, समझे बात। जब किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसका अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो कैसा होगा, ज्यादा चांस है कि उसका जो बच्चा है वो कैसा हो, मरा हुआ बच्चा हो, या फिर आपको अबॉर्शन कराना पड़ जाए। क्या कराना पड़ जाए, अबॉर्शन कराना पड़ जाए। और तीसरा एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है क्या, समझना। जब तुम्हारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो नॉर्मली कहाँ अटैच होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम। वहाँ के अलावा कहीं और जाके जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, समझ आया। यूट्रस के अलावा, यूट्रस का जो दीवार था उसके अलावा कहीं और जाके ब्लास्टोसिस्ट अगर अटैच हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होना, और एक आपका अबॉर्शन का मतलब तो आप पर क्या है, समझ में बात। तो ये तीन चीज आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में। ये सब कॉम्प्लिकेशन, ये सब परेशानियां आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने से दिख सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत क्या होता है, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको कैंसर भी दिख सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर भी दिख सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के वजह से, समझे बात। कैंसर भी दिख सकता है। कैंसर क्या होता है पता है, बहुत नॉर्मल सा चीज है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड कैंसर। कोई भी सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ वो कैंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैंसर। फॉर एग्जाम्पल जो मस्सा होता है ना, मस्सा, वो भी अनकंट्रोल ग्रोथ है, वो भी पार्ट ऑफ कैंसर है, समझ आया बात। वो भी क्या है, पार्ट ऑफ कैंसर। लेकिन स्टेज होता है, क्या होता है, स्टेज, नाम सुने होगा, है ना, स्टेज होता है। पढ़ाएंगे तुम लोग को हम लोग चैप्टर 8 में, है ना, चैप्टर 8 में पूरा कैंसर पढ़ाएंगे।
अलग अलग स्टेज होता है। कब तक तुम सेफ हो, कब तक सेफ नहीं हो, जब तक ट्यूमर में है सारा सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करके, जब तक ठीक है, ट्यूमर फटा कहानी खत्म। फिर वो जो सेल है पूरे बॉडी में स्प्रेड करेगा, फैलेगा और सब सेल को अपने तरह ट्रीट करना स्टार्ट करेगा और हर एक सेल खत्म है। और फिर तुम कितना कितना सेल को हटाओगे, इसलिए कैंसर का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं। समझ में आया? क्लियर? ये क्लियर? क्लियर है पूरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें हम लोग को देखो, तुम लोग को क्या याद रखना है, 4 ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। 4 ऐसा है जो वायरस की वजह से होता है, एक ऐसा है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। याद रखना है ना, 4 कैसा भाई? जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, 4 ऐसा है जो वायरस की वजह से होता है और एक ऐसा है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसका नाम लिख दिया है, याद कर लेना, वो याद ही करना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट याद रखना, हम ट्रिक बता देंगे, ठीक है। क्या बता देंगे? ट्रिक। बैक्टीरियल का ट्रिक याद रखना तुम। क्या याद रखना? बैक्टीरियल का ट्रिक। बैक्टीरियल डिजीज तो चोर को हम ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? चोर आया भाई घर में और हो गया क्या? शोर। CCGS। इससे हो गया तुम्हारा सिफिलिस। ये तुम्हारा बैक्टीरियल का बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? बैक्टीरियल। ये पूछेगा तुमसे which of the following is bacterial disease, है ना। और ये भी पूछ सकते हैं which of the following is sexually transmitted and bacterial disease। सेक्सुअली ट्रांसमिट होता हो और साथ ही साथ क्या हो? बैक्टीरियल हो। समझ आया बात? तो इसका क्या याद रखना? चोर घर में शोर, है ना। एक हो गया तुम्हारा बाबू क्या? एक हो गया एस से क्या हो गया तुम्हारा? सिफिलिस। जी से हो गया तुम्हारा गोनोरिया। क्या हो गया? गोनोरिया, है ना। जी से क्या हो गया? गोनोरिया। याद रखना सिफिलिस जो है ये एक ऐसा बीमारी है जो माँ से बच्चे में जा सकता है, यानी ये क्रॉस कर सकता है किसको? प्लेसेंटा को। किसको क्रॉस कर सकता है? प्लेसेंटा को, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन क्या था भाई? माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन क्या था? प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है और माँ से बच्चे में जा सकता है। समझ बात? माँ से किस में जा सकता है बाबू? बच्चे में जा सकता है। कौन? तुम्हारा सिफिलिस। क्लियर है? तो तुमको क्या क्या याद है? गोनोरिया याद रखना, सिफिलिस याद रखना। अब बचा सी और सी, है ना। सी और सी। एक सी से तुमको याद रखना है क्लैमाइडियसिस। क्या याद रखना है? क्लैमाइडियसिस। एक सी से क्या याद रखना है तुमको? क्लैमाइडियसिस। और एक और सी से तुमको क्या याद रखना है? एक हो गया क्लैमाइडियसिस, एक हो गया तुम्हारा गोनोरिया, एक हो गया सिफिलिस। एक और सी से क्या याद रखना है? देखो एक और सी से क्या याद रखना तुमको? कैंक्रोवाइड याद रखना। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, यहाँ पे याद ही करना, समझ बात। तो बैक्टीरियल में कौन कौन है? क्लैमाइडियसिस, कैंक्रोवाइड, गोनोरिया और सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो क्या करेगा? क्रॉस करेगा किसको? प्लेसेंटा को। याद रखना, ठीक है। बाकी किसी के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये सब का सब क्या तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, चाहे क्लैमाइडियसिस हो, चाहे कैंक्रोवाइड हो, चाहे गोनोरिया हो, चाहे फिर सिफिलिस हो। समझ बात? ऐसे ही तुमने 4 वायरल डिजीज किया हुआ और एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वायरल डिजीज है। समझ बात? 4 क्या है बाबू? वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस के थ्रू होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। याद रखें। एक नाम सुन लो, एक एड्स का नाम सुनो। किसका नाम? एड्स। एड्स जो है ना वो भी तुम्हारा वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज। याद रखना, है ना। उसका एग्जांपल ये याद रखना, HAGG, है ना। ये तुम्हारा किसका डिजीज है? वायरल का। समझे बात? जो वायरस से होने वाला है। समझे बात? वायरस से होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जांपल HAGG, है ना। H से तुम्हारा क्या हो गया? A से क्या होगा भाई? डबल G से क्या होगा? समझो, ये A से हो गया तुम्हारा एड्स। क्या हो गया बाबू? एड्स। एड्स किस कौन करवाता है? एड्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस, है ना। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका फुल फॉर्म आता है, क्या आता है? फुल फॉर्म लिख देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो, है ना। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसी पे क्वेश्चन आएगा, डिफिशियंसी वायरस कौन से बीमारी को कराता है? एड्स को, जो कि क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वायरस। क्लियर है एकदम? इसका याद नहीं भी रखो, नहीं भी रखो, नहीं भी रखो तो चलेगा। इसका याद रखना है इसको, और इसमें तुमको क्या याद रखना है? इसको। समझिए बात? समझिए बात? क्लियर है? और एक तुम्हारा क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक ही है तुम्हारा, प्रोटोजोआ, है ना। इस प्रोटोजोआ का नाम लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। खतरनाक खतरनाक नाम, ट्राइकोमोनियासिस। देखो तो स्पेलिंग सही है, ट्राइकोमोनियासिस, है ना।
ये एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, समझ आ बात। तो प्रोटोजोआ से होने वाला जो बीमारी है उसका नाम क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। बैक्टीरिया में याद रखना चोर, घर्मिसोर, क्लैमाइडियासिस, कैंक्राइड, गोनोरिया और सिफिलिस। सिफिलिस क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को। वायरल में याद रखना HH तुम्हारा ए से इंपॉर्टेंट है। एड्स, एड्स कौन कराता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV। क्लियर है एकदम यहाँ तक, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, एकदम दिमाग में बता लो। देखो हेपेटाइटिस बी नाम सुने होंगे। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है। हेपा मतलब हेपर लीवर है ना, अवाइटिस यानी कि सूजन, लीवर में सूजन यानी हेपेटाइटिस बी। उसके बाद तुम्हारा क्या है भाई, जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस। और उसके बाद तुम्हारा क्या है, HIV है ना, एक क्या है उसके बाद HIV है ना, HIV मतलब एड्स वाला, समझ आ बात। इन तीनों बीमारी का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, समझ आ बात, याद रखना। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV, इन तीनों का क्या है भाई, कोई इलाज नहीं है। इन तीनों को छोड़ के अदर देन सभी बीमारी का जो है, सभी बीमारी का इलाज है, समझ आ बात। लेकिन एक शर्त है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तब, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तब, मतलब डॉक्टर पहले प्रॉपर तरीके से पहचान लेता है कि हाँ बीमारी हो गया, तब वो सब बीमारी का भी इलाज हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, HIV ये तीन ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है और मौत होना निश्चय है। क्या है बाबू, निश्चय है। सर अब इतना खतरनाक बीमारी से बचे कैसे, इतना खतरनाक बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, सबसे पहला सॉल्यूशन आपका एनसीईआरटी बताता है, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल या अननोन पार्टनर। मतलब या वैसे लोग जिसे आप जानते नहीं हो और या कई सारे लोग है ना, इनसे आप सेक्स नहीं कीजिए, समझ बात। अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल या अननोन पार्टनर, कई सारे लोग के साथ आप इंटरकोर्स नहीं कीजिए, समझ बात। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जब आप कर रहे हैं इंटरकोर्स तो उस समय कॉन्डम्स का इस्तेमाल कीजिए, एनसीईआरटी कहता है। उसके बाद ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है सर, ये दो चीज करने के बाद भी, मतलब आपने अवॉइड किया, उसके बाद भी आपको शक लग रहा है कि भैया डाउट है, समझे बात, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। इसके पास क्वालिफाइड डॉक्टर, कोई नुक्कर पर बैठा हुआ झोला छाप के पास नहीं जाना, समझे बात। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का जो कहता है कि इस तरह की बीमारी से बचने के लिए जरूरी है। पहला क्या था, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल या अननोन पार्टनर्स, है ना, मल्टीपल पार्टनर या अननोन पार्टनर से अवॉइड करना है सेक्स को। दूसरा क्या है, ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इस्तेमाल कीजिए कॉन्डम्स का। तीसरा क्या है सर, अगर फिर भी डाउट है तो आप एक गुड क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे जाकर तुम्हारा इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। आगाज कर देते हैं आज ही हम इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी होता क्या है समझ लो 2 मिनट में। इनफर्टिलिटी क्या होता है, जब कोई कपल लगातार इंटरकोर्स कर रहा है, ठीक है, इंटरकोर्स लगातार कर रहे हैं और 2 साल हो गया है, उसके बावजूद उनको बच्चा नहीं हुआ है, तो वैसे कपल को इनफर्टाइल कहते हैं और उस प्रोसेस को इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसका केस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी के समय में। क्लियर है एकदम।